तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो मैं सुजीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज करने वाले। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का हमारा ये सेशन। तो आप तक अगर जो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और जो आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहते हैं, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ साइंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम 50 से लगभग उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करने वाले एमसीक्यू एंड इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर जो आप एसएससी जनरल कंपटीशन रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो जनरल साइंस में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रील्स शॉर्ट्स वहाँ पे हमारी आते रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो देखिए, बात की जाए तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की सवाल बनाएंगे। पहला सवाल यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए, यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन चूज आउट करनी है। तो वोल्टेज की फॉर्मूला दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू, जानते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए वर्क डन बाई चार्ज। अब यहाँ पे देखा जाए तो वर्क डन बाई चार्ज कहीं पे नहीं है, हमको यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे करंट इंटू टाइम के फॉर्म में दिया गया। तो हम जानते हैं दोस्तों वर्क डन बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों आई इंटू टी। चार्ज निकालने के करंट इंटू टाइम हम करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आई इंटू टी करेंगे, यानी कि वर्क डन बाय करंट इंटू टाइम। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट और क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों जूल पर सेकेंड अगर जो होता है तब हमारे यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन के जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, हम वोल्ट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जानते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखा जाए दोस्तों तो W की जगह में V इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, तो V इंटू क्यू बाई टी रखते हैं। सामने सामने हम देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे V इंटू क्यू की जगह में लेंगे आई टी बाई टी। तो टी से टी हमारा कट गया, बच गया यहाँ पे वी आई। तो वोल्ट V का वोल्टेज, I का करंट, वोल्ट एम्पियर। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर ऑप्शन ए है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो पावर की फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक जानते हैं हम डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो P इज इक्वल टू वी आई होती है, वोल्टेज इंटू करंट, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। या हम तीसरे फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई स्क्वायर आर होती है। करंट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला हो गई। यही हम बात करें एक और फॉर्मूला की, तो P इज इक्वल टू आई की जगह ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होती है। तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहीं पे I की जगह में हम ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर से एक आर कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये भी हमारे पास चौथा फॉर्मूला आ गया। तो पावर की हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के हिसाब से इसकी यूनिट बनेगी, इसी के हिसाब से इसकी सारे न्यूमेरिकल्स बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल देखा जाए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी जो होती है किस किस चीज पे डिपेंड करती है? इससे पहले दोस्तों रेजिस्टिविटी बात करें, सबसे पहले जानते हैं रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके दोस्तों, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। हम रेजिस्टिविटी क्या जानते हैं, किसी भी यूनिट लेंथ के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है किसी वायर के, उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि हमारे पास रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। यहाँ पे आर क्या है, लेंथ है, ए हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और सॉरी आर रेजिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड एल हमारे यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, रेजिस्टिविटी बस दो चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे। तो ये दो चीज पे रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहा जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, इट्स थिकनेस पे नहीं करती है, लेंथ पे नहीं करती है, शेप पे नहीं करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे करती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी यही दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। यही हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? पहला हमारा ये डिपेंड करती है दोस्तों लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा हमारे ये डिपेंड करता है दोस्तों, बात किया जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तीसरा हमारे नेचर ऑफ द मटेरियल के साथ, ठीक है। और चौथा हमारे पास ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। आगे इस प्रकार के वो सवाल हम देखेंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इस सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, हमें करंट अमीटर में क्या किस में कितना रीड करेगा ये बताया जा रहा है।
यहाँ पे हमारे ये डायग्राम में दोस्तों देखा जाए एमीटर रेजिस्टेंस सारे यहाँ पे लगाए, हम जानते हैं करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ये करंट जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए रेजिस्टेंस सारे चीज यहाँ पे लगाए गए, सब अच्छे प्रकार से लगाए गए हैं। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ऑप्शन क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है मैक्सिमम इन वन, मैक्सिमम इन टू, मैक्सिमम इन थ्री, तो सेम रहेगा दोस्तों। एमीटर तो हमारी सेम करंट ना शो करेगी सब में। एमीटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, यही हम बात करें दोस्तों। एक होता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ये किसको नापता है, ये वोल्टेज को नापता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं दोस्तों। एंड ईएमएफ ये जो रहती है एकदम इक्विवेलेंट रहती है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की हम जानते हैं वोल्ट होती है, तो ईएमएफ की भी वोल्ट हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, हम जानते हैं दोस्तों पी इज इक्वल टू W/T होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि किलोवाट आवर पावर की यूनिट है, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। W इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, P/T लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो पावर का हम जानते हैं वाट होता है, और टाइम का क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। इसी प्रकार से जब बिगर यूनिट देखते हैं तो वाट से बड़ा क्या होता है दोस्तों, किलोवाट होता है, और टाइम का क्या होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किलोवाट आवर किसकी आ रही है, W की। तो W क्या है, वर्क है, तो वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना मेगाजूल। तो दोस्तों जाहिर सी बात है 1 किलोवाट आवर के अंदर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होती है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 1 मेगाजूल के अंदर होता है दोस्तों 10 का पावर 6 जूल। तो इसी हिसाब से हमारा 1 किलोवाट बराबर कितने का हो जाएगा, 3.6, और 10 के पावर 6 की जगह हम क्या ले सकते हैं, इंटू 1 मेगाजूल। तो इस हिसाब से हमारा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, मटेरियल्स विच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। तो देखिए कंडक्टर होती है, बेसिकली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए ये इजिली करंट को कंडक्ट कर पाता है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो एलॉय में होता है, उसके बाद फिर हमारे सेमीकंडक्टर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहले सवाल यहाँ पे कहा जाए, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन। कन्वेंशनली हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं दोस्तों, फ्लो ऑफ, देखा जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव देते थे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तेजी से करते हैं, बेसिक सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट करके हमें फायदा होने वाला नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी अभी दोस्तों हमने बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L होती है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का हमारा ओम होता है। एरिया, किसी भी चीज का एरिया किसका होता है दोस्तों, एरिया यहाँ पे सर्कुलर पाइप होती है, यानी कि वायर जो होती है सर्कुलर होती है, तो वायर का क्या होना चाहिए, πr² होना चाहिए। तो पाई हमारा कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है, तो R² यानी कि लेंथ तो मीटर में ही रहेगा ना, तो मीटर स्क्वायर बाय लेंथ मीटर, मीटर से 1 मीटर जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्या दोस्तों, ओम मीटर। ओम मीटर हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए, द स्लोप ऑफ वोल्टेज V वर्सेस करंट I इज कॉल्ड। तो देखिए V वर्सेस I जो होता है दोस्तों, ये हमें देता है ओम्स लॉ, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों, ये हमें रेजिस्टेंस दे देगा। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेंट करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ का हमारे क्या है दोस्तों, ओम्स लॉ का ये हमारा ग्राफ होता है। अगला सवाल देखिए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेजिस्टेंस को दोस्तों हम रियोस्टेट कहते हैं, ये मैंने काफी दफा आपको बताया। एक्चुअली यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जाता है इंसुलेटर का, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इस प्रकार से वायर की कॉइलिंग की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंड लगाया जाता है, यहाँ पे एक एंड लगाया जाता है, यहाँ पे पावर की करंट जाती है, और यहाँ पे वायर की लगातार टर्न्स होती है। तो ये हमारा एंड बी होता है, ये एंड हमारा ए होता है, और यहाँ पे लगा हुआ रहता है एक तरह का जॉकी। तो जॉकी एक तरह का डिवाइस होता है दोस्तों, एक तरह का रोटेटिंग नॉब होता है। इस वाले प्लेटफॉर्म पे, इस एक्सिस पे ये फिक्स रहता है, और इसको हम इजीली यहाँ से वहाँ खींच करके ले जा सकते हैं। और ये वाले एंड से ये वाला जो रॉड है, यहाँ पे पॉइंट सी होता है। तो बेसिकली किसी डिवाइस को, मान लीजिए कि ये एक हमारे पास डिवाइस है, ठीक है ना, ये एक हमारे पास क्या है दोस्तों, ये डिवाइस है। इस डिवाइस को इस सोर्स से कनेक्ट किया गया है, और इसका बात किया जाए दूसरा सोर्स,
दूसरा सोर्स देखा जाए, एक लाइव वायर आया मान लीजिए, यहाँ से हमने कनेक्ट कर दी, तो हमें यहाँ पे जो करंट देनी है दोस्तों, इस जॉकी को देखा जाए तो जॉकी को यहाँ पे जब हम कर देंगे, यहाँ पे जब जॉकी को लाएंगे तो यानी कि करंट यहाँ से जो पास करी इस नंबर ऑफ टर्न से होते हुए जाएगा एंड यहाँ से अब करंट जाने वाली। तो जाहिर सी बात दोस्तों, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो जैसे जैसे ये वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कम जाएगी इस केस में। तो रियोस्टेट इस प्रकार का डिवाइस होता है, हम इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर सकते हैं इस जॉकी को मूव करते हुए। और जो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, करंट सीधा आएगी, एक वायर से जाएगी एंड इससे करंट पास हो जाएगा। यही से जॉकी को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे लास्ट में, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो बल्ब में कम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा पाएगी, कम पावर यहाँ पे पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रियोस्टेट, इसी प्रकार की डिवाइस होती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, ओम होती है, हम सभी जानते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयन है के पास करंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने को कहा जा रहा है, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V बाई आई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है, और यहाँ पे 4 एम्पियर से इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आएगा 110, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। An element used almost exclusively for filament of incandescent lamp, ऐसा एलिमेंट जो हम लैंप की बात किया जाए दोस्तों, जो 10 रुपए 20 रुपए वाली बल्ब होती है, उसके फिलामेंट में यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है दोस्तों, टंगस्टन यूज किया जाता है। क्यों टंगस्टन की बात करें दोस्तों, ये एकमात्र मेटल है, ये क्या है, एकमात्र मेटल है जिसके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी मेटल ओनली, ठीक है ना। एकमात्र मेटल है जिसके पास रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए बल्ब में यूज किया जाता है। बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि ये कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली अच्छे से कंडक्ट कर पाता है, ठीक है ना। कंडक्टर, कंडक्टर होता है, करंट को इजिली पास करने देता है। लेकिन टंगस्टन एकमात्र ऐसा मेटल है जो करंट को इजिली पास नहीं करने देता, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें, इसलिए हम लोग इसको एज ए रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं, टंगस्टन और फिलामेंट बल्ब, क्योंकि हमको पता है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रुकावट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, एंड हीट होने के कारण वो लाइट भी प्रोड्यूस कर देती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो टंगस्टन को यूज किया जाता है। सिल्वर की बात करें तो दोस्तों, सिल्वर को कहा जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड की दोस्तों बात करें तो गोल्ड भी अच्छी कंडक्टर होती है, बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह मदरबोर्ड में उनकी इसकी वायरिंग होती है, क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड का प्रॉपर्टी होता है कि काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होता है, तो कम से कम छोटे से छोटे लेंथ में इसको लेकर के हम काफ़ी लंबे तक खींच सकते हैं। कॉपर जो होता है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, इसको हम लोग वायर की तरह, एज ए वायर की तरह घर में वायरिंग की तरह यूज़ करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखा जाए, अ वायर ऑफ लेंथ L made of material resistivity rho is cut into two equal part. The resistivity of two parts are equal to। कहा जा रहा है दोस्तों, एक वायर है कि लेंथ कितनी है, L है, की रेजिस्टिविटी कितनी है दोस्तों, रो है, इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, तो दो हिस्से में बांट दिया गया है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट विल बी, कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ को आधा कर दिया गया है, काट दिया गया बीच से, तो जाहिर सी बात है दो तरह का ये हमारा दो रेजिस्ट यानी कि दो वायर बन गया है ये, यानी कि वायर वन एंड वायर टू बन गया। तो कहा जा रहा है कि दोनों की अब रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों रेजिस्टिविटी वही का वही रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बस डिपेंड करता है किस पे दोस्तों, टेम्परेचर पे, ठीक है ना, और डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे। तो ये आपको धोखा देने वाला क्वेश्चन है, इस पे आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, कर देते, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है तो उसकी ग्राफ किस प्रकार से होगी, तो दोस्तों इसकी ग्राफ इस प्रकार से होगी। कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर की ग्राफ ऐसे ही होती है दोस्तों, ठीक है ना। यही हम बात करें दोस्तों, बात की जाए तो
सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ जो होगा दोस्तों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घट जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, यही हम एलओई की बात करें दोस्तों, तो एलओई की ग्राफ कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इस सवाल पे क्या कहा जा रहा है। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। द वर्क डन इन 10 सेकंड वुड बी, 10 सेकंड में कितना वर्क डन होगा। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे बात की जाए तो हमें वर्क डन निकालनी है, एंड हम जानते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला W/Q। तो ज़्यादा दिमाग खराब ना करते हुए सीधा हम इसी फॉर्मूला पे पुट करने वाले हैं। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है कितना, 10 वोल्ट, और चार्ज कितनी गई दी गई दोस्तों, 20,000 कूलम। इस हिसाब से हमारा 20 के बाद आ जाएगा दोस्तों 4 जीरो, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, 20 के बाद 4 जीरो, यानी कि 2 × 10⁵ जूल है ऑप्शन में, तो मार दीजिए फटाक से, टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है ना, तो क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब हमें एनर्जी ही निकालनी है, वर्क डन ही निकालनी है, तो टाइम वाइम की कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बॉय रिकॉर्ड दैट 4,000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम। द करंट पासिंग थ्रू इट इज, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक बॉय रिकॉर्ड करता है कि कितना वर्क जाता है दोस्तों, 4,000 का वर्क डन हो रहा है। चार्ज की कितनी दी गई है दोस्तों, 10 कूलम दिया गया है बिटवीन 2 पॉइंट, और रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया, 50 ओम दे दी गई है। तो करंट निकालना है हमें, करंट निकाल लिया जाए। करंट कैसे निकाल लेंगे, तो हमें इसके लिए पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो इस दो डाटा से हम वोल्टेज इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, W/, होती है। W का वैल्यू हमारे पास 4,000 है, और चार्ज की वैल्यू 10 है, तो जाहिर सा बात है हमारे पास यहाँ पे कितना गया दोस्तों, 400 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का वैल्यू आ गया। हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR है कि नहीं। यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ पे करंट निकालनी है, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। वोल्टेज हमारे पास कितना है दोस्तों, 400, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है दोस्तों, 50। तो ये हमारा कट गया 5 8 जा 40। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, बस आप लोग ऐसे बहुत ज़्यादा इसको बड़ा बना देते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बात है नहीं। क्वेश्चन में 20 में चले, द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो। तो VI ग्राफ ये किसकी दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस एंड तक देखेंगे तो ये दोस्तों हमारे किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो VI ग्राफ किसके लिए है, तो रेजिस्टेंस के लिए, हमें जानते हैं ये रेजिस्टेंस देता है। V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR होती है कि नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो V अपॉन में, ठीक है। तो करंट यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो करंट को मान लीजिए 15, वोल्टेज को मान लीजिए यहाँ पे आप कितना 9 मान लीजिए, और करंट को मान लीजिए 15। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 5 यानी कि 3/5 ओम। 3/5 है ऑप्शन में, मार दीजिए फटाक से, तो आप मान लीजिए कि 15 पे ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, टू गेट 2 ओम रजिस्टर, टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग 6 ओम रजिस्टर, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज। हमें 2 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है, हमको यूज करना है 6 ओम के रजिस्टर्स। तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने चाहिए, हमें 2 ओम बनाना है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हमें 2 ओम बनाना है, तो लगा देते हैं पैरेलल में हम इनको। इसको जब हम पैरेलल में लगा देंगे तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6 प्लस 1/6, 2 लगाएंगे तो 2/3, तो 3 ओम आ जाएगा। हमें लाना है कितना, 2 ओम लाना है, तो एक और हम लगा देंगे 1/6, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 6, ऊपर में आ गया 3, ये हमारा 1/R है। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम हो गया, तो रेसिप्रोकल करके 2 ओम आ गया ना हमारे पास। तो हमें कितने चाहिए, कितने चाहिए दोस्तों, हमें 3 चाहिए, तो हम इसलिए ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल। 2 वायर है, सेम लेंथ है, और एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड 2 प्रकार के मटेरियल से इनको बनाया गया है। इन सभी को सीरीज में कनेक्ट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द सेम एरिया इज, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है दोस्तों। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकाला जाए, हम रेजिस्टेंस तो निकाल चुके हैं, ठीक है नहीं, तो इसी प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है। इनको किस में कनेक्ट किया गया दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो हम जानते हैं R1 + R2 होता है कि नहीं होता है।
तो सीरीज में कर देते हैं कनेक्ट रो वन प्लस, ठीक है ना। तो रो वन प्लस रो टू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा कहाँ है, ऑप्शन ए रो वन प्लस। यही पैरेलल की बात की की जाती है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, तो इसी हिसाब से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को हम रेजिस्टिविटी में लगा देंगे। पैरेलल के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे पास रो वन इंटू रो टू बाय रो वन प्लस रो, जानते हैं दो को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये आता है, पैरेलल में रहता है दोस्तों हमारा ये सही होता है, लेकिन अभी हमारा सीरीज में कनेक्ट किया गया। कहा जा रहा है टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट से ए, दो डिवाइस को कनेक्ट किया ए पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द टू पॉइंट। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाता है तो हम यहाँ पे जानते हैं करंट जो होता है दोस्तों, करंट हमारा स्प्लिट हो जाता है, लेकिन सेम कौन रहता है, तो सेम दोस्तों हमारा वोल्टेज रहता है कि नहीं। तो वोल्टेज सेम हमारे किस में रहता है, पैरेलल में। और यही हम बात करें दोस्तों सीरीज में, तो सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट। अगला क्वेश्चन, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय यूजिंग, इन सभी को यूज करके सबसे कम रेजिस्टेंस क्या आएगी। जाहिर सी बात है सबको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस बाई 1 प्लस 1/100। एलसीएम इसकी ले लेंगे, 100 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, है कि नहीं। तो कितने टाइम 100 होता है दोस्तों, 2 5 जाए यानी कि 50 टाइम में होगा। प्लस 4 कितने टाइम में, तो 4 10 जा 40, ठीक है नहीं। 40 4 10 जा 20, तो 4 5 जाए तो 25 टाइम में हो जाएगा प्लस 100। तो फिर हम ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 176/100, है कि नहीं। तो जब हम पॉइंट में लेंगे दोस्तों तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, यानी कि 100 बाई, तो कर दीजिए डिवाइड। देखा जाए तो दोस्तों ये एक से भी कम आ रहा है, बिलो 1। अब यहाँ पे देखिए टू वायर सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अभी हमने आपको करके बताया था कि रो वन इंटू रो टू बाई रो वन प्लस रो टू, ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात करें तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी ये हमको बताना है। काफ़ी आसान दोस्तों, वोल्टेज दी गई 10 ओम के थ्रू, यहाँ पे करंट हमारा गया, ठीक है। V इज इक्वल टू आर, आई निकालना है तो V हमारे कितने पास है दोस्तों, वी बाई आर हो जाएगा हमारे पास। तो वोल्टेज है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा 10, हमारा कितना हो गया 0.6, भी करेक्ट हो गया। टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिवन गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कहा जा रहा है दोस्तों दो रेजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट किया गया R1 प्लस R2 को, तो ये कितना दे रहा है दोस्तों 10 ओम का दिया गया है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो 1/R, यानी कि एक और पैरेलल की फॉर्मूला में होते हैं R1 इंटू R2 जो है बाय R1 प्लस R2, ये कितना दिया गया दोस्तों 2.4 दे रहा है। देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वुड बी, कितने कितने ओम का रजिस्टर होना चाहिए। इक्वेशन में पुट करिए और सेटिस्फाई करिए दोस्तों, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन 7 4 तो हो गया नहीं, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये तो सीधा कैंसिल हो गया। यही हम बात करते हैं दोस्तों 5 की लगाएंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखे तो 5 5 जा 25, 25 बाई 5 5 10, तो ये हमारा देखिए ये कितना हो जाए 5 5 जा 25, 25/10 यानी कि 2.5 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है कि नहीं। ऑप्शन 8 को देखते हैं तो 8 टू जा, देखिए ये तो हमारा 10 आ जाएगा, इसमें हम चेक करते हैं कि नहीं। इसमें हम चेक करेंगे अब क्या को दोस्तों 8 और 2 को, तो 8 टू जा 16/10 यानी कि ये भी हमारे पास आएगा 1.6। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं बचा, ये यही सही होगा। कैसे, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 को सेटिस्फाई करते हैं। R1 को मान लेते हैं दोस्तों हम कितना 6 × 4 बाई 6 10 4, तो 6 4 जा 24/10 यानी कि 2.4 आ गया। ये तो हमारा आंसर है, भी करेक्ट। अगला सवाल देखा जाए, इफ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 40 और 60 वाट ऑपरेटिंग, देन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों R1 R2 रेजिस्टेंस है किसी फिलामेंट बल्ब की और यहाँ पे पावर दिए गए हैं, तो बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। P इज इक्वल टू V²/R हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V² बाई
पी हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा पावर रेजिस्टेंस कम, तो पावर यहाँ पे है कि नहीं, यही फॉर्मूला बन रहा है ना। पावर जितना ज़्यादा, क्योंकि पावर से रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है पावर के साथ। यानी कि पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमें यहाँ पे देखना है सबसे कम किसकी है, तो कम है किसकी दोस्तों, 60 ओम की रेजिस्टेंस। R2 इज लेस देन R1 ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसे आप ध्यान से जरूर समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉट फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। हॉट फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्डर रेजिस्टेंस। क्या कहा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ हॉट फिलामेंट बल्ब जो है वो 10 गुना है किसके, कोल्डर वाले बल्ब, ठीक है ना। तो आरसी कर देते हैं, आर एच कर देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ हॉट के लिए, आरसी कर देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या दोस्तों देखने को मिल रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट लैम्प व्हेन नॉट इन यूज। जब ये यूज नहीं होगा दोस्तों, तो जाहिर सा बात है इसकी रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड की बात की जाएगी ना, जब यूज ये नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखा जाए दोस्तों, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्यू ये लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पावर दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वी स्क्वायर बाई पी, क्योंकि ये सामने इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वोल्टेज हमें कितना दी गई 220, तो 220 220 220 बाई पावर कितनी गई दी गई दोस्तों, 100 दी गई, तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा। 22 इंटू 22 कितना होगा, 484 ओम हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, व्हेन नॉट इन यूज, तो ये हमने क्या निकाल दिया, जब ये यूज होता है तब ये है, जब यूज नहीं होगा तब उसका क्या रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन था आर एच इज इक्वल टू 10 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड, तो हमें नॉट इन यूज यानी कि वो कोल्ड रहेगा, नॉट इन यूज कोल्ड के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एच बाई 10, ये 10 नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ हॉट हमने निकाल दी, ये कब निकाला, ये हमने निकाला जब वो ऑपरेट होगी। अब ऑपरेट नहीं होगी तब उसकी क्या होगी, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 48.4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो जो कि हमारा ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है इफ पी एंड वी आर द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ द डिवाइस। तो हम जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वी स्क्वायर बाई आर। ये तो हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यूज आएगी। द पावर कंज्यूम विथ सप्लाई वोल्टेज सप्लाई पोटेंशियल V1 इज। तो V1 के लिए हमारे क्या हो जाता है दोस्तों, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 के लिए V1 का स्क्वायर बाई आर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, P और फॉर V1 के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस की जगह पे क्या ले सकते हैं, V1 का स्क्वायर बाई लिख सकते हैं ना। अब जस्ट सेम इक्वेशन पे हम इस वैल्यू को पुट करने जाने वाले, 2 को 1 पे पुट करेंगे। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह में क्या डाल दें, V1 का स्क्वायर बाई पी, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन कौन सी है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर इंटू पी। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन को पुट कर देंगे। अगला सवाल देखिए, ए coil in the heater consume power P on passing current. If it is cut into halves and joined in parallel, it will consume power. कहा जा रहा है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है कि नहीं। हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो है वो क्या है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है ना इस हिसाब से। तो काफी आसान है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ये दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो एक का आर हो गया, दूसरा का भी आर हो गया, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो 2 आर हो गए हमारे पास, टूट गया तो जाने से बाद रेजिस्टेंस तो उसकी वही रहेगी, है कि नहीं। तो 2 हो गया, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल बात किया जाए क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 इंटू R2, यानी कि R इंटू आर बाई आर प्लस आर, यानी कि कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2R, है कि नहीं। आर स्क्वायर बाई 2R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक आर से एक आर हम काट देंगे तो हमारे पास आर बाई टू आ गया हमारे पास। तो जब रेजिस्टेंस आर बाई टू आ गई तो पावर में क्या बदलाव आएगा, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बाई टू, है कि नहीं। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टू टू, है कि नहीं, 2, यानी कि पावर इज इक्वल टू, अब वी स्क्वायर बाई आर की जगह हम पावर लिख सकते हैं ना, इंटू 2 पी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको इस समझ में, थोड़ी सी दिक्कत वाली थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत को ही तो दूर करने के लिए है।
अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न्ड व्हेन यूज्ड विद ए गुड हीटर, इट इज एडवाइज टू यूज ए फ्यूज वायर ऑफ। देखिए कहा जा रहा है फ्यूज वायर जो है लगातार बर्न हो जा रही है गुड हीटर के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एडवाइस करना चाहिए, कैसे फ्यूज वायर लेनी चाहिए, तो दोस्तों हम जानते हैं रेस रेडियस रेस लेंथ, मोर रेडियस मोर लेंथ। तो लेंथ से हमें मतलब नहीं है दोस्तों, रेडियस उसकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूज वायर जो होती है दोस्तों यहाँ पे सारा लोड आ रहा होता है। तो हमें पता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बड़ा कर देंगे तो करंट इजिली फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करंट को इजिली फ्लो करवाना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मोर रेडियस वाला ले लेंगे, ठीक। जब मोर रेडियस लेंगे तो लगातार बर्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलर ऑफ 1500 वाट 200 वोल्ट एंड ए फैन टू बी यूज फ्रॉम ए हाउस होल्ड सप्लाई, द रेट ऑफ फ्यूज टू बी यूज इज। तो देखिए हमको यहाँ पे करंट निकालने पड़ेगी, उसके हिसाब से हम रेट बता देंगे। जो करंट होती है उसके थोड़ी से बड़ा हम फ्यूज जनरली लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, दो इक्विपमेंट दी गई, एक हमें कूलर दिया गया है। तो कूलर का बात किया जाए दोस्तों, पावर कितना दिया गया है, कूलर के लिए पावर दी गई हमें 1500 वाट, और वोल्टेज दिया गया कितना 200 वोल्ट, है ना। और फैन के लिए क्या दिया गया दोस्तों, फैन के लिए हमें पावर दी गई है 500 वाट, और वोल्टेज तो सेम रहेगा है कि नहीं, वोल्टेज में कितने दी गई है 200 वोल्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कितना लगना चाहिए, करंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो करंट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक है नहीं। इस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि 200 बाय रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, रेजिस्टेंस है नहीं, पावर दी गई है 1500 कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चटका देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 400/15, ये भी कट जाएगा, 5 3 टाइम में 5 80 टाइम में, है कि नहीं। तो यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 80/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। इसी प्रकार से इसका जब हम निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, वी स्क्वायर, है कि नहीं। तो वी स्क्वायर कितना हमारे पास वोल्टेज है 200 × 200 बाई पावर कितना है 500 वाट, 2 जीरो से 2 जीरो हम उड़ा देंगे, और 5 से इसको देखेंगे दोस्तों, 5 4 जा 20, 40 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस हम दोनों की कंबाइन कर देंगे, तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अब निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे जाहिर सी बात है घर में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो 1/80 प्लस 1/80/3, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/80 प्लस 3/80, है कि नहीं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए 1/रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस 1/, तो 80/4, तो 4 से इसको हम जब कट काटेंगे तो 4 2 जाए यानी कि 20, यानी कि रेजिस्टेंस बराबर कितना आ गया दोस्तों 20 ओम आ गया। हमें करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ पे करंट निकालना है। करंट के लिए V इज इक्वल टू आई आर पे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। वोल्टेज हमारे पास कितना है दोस्तों 200 है, और रेजिस्टेंस हमारे पास 20 आया, तो ये कितना टाइम जाएगा 10 टाइम। तो यानी कि करंट कितना आ गया दोस्तों 10 एम्पियर आ गया। तो 10 एम्पियर के लिए हम 10 एम्पियर की ही फ्यूज लगा सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि इससे बना हमें यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये कुछ समझ में आया होगा। इसी प्रकार के लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रजिस्टर लगाई गई है, तो यहाँ पे करंट जो होती है हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ बढ़ना चाहेगी। तो यहाँ पे करंट जो देखा जाए तो इस वायर से करंट पास हो जाएगी, टोटल की टोटल करंट, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास नहीं करेगी, तो करंट इजिली यहाँ से चल के आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हमारा दोस्तों 4 होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर जो इसी हिसाब से देखकर मान लेते हैं कि करंट यहाँ से जाएगी, तो 6 + 4 10 मे बी 10, तो यहाँ पे मे बी 10 ओम को हम कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी। तो हम दोस्तों जानते हैं
ये काफ़ी आसान सवाल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एन ही होता है। एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एन ही निकालना है, तो हमें क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा हमारे पास। तो चार्ज का फॉर्मूला दोस्तों हम जानते हैं, चार्ज हमें दिया नहीं गया है, करंट दिया गया है। करंट कितना दिया गया दोस्तों, 1 एम्पियर का करंट हमें दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 16 सेकेंड। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हम लिख सकते हैं, आई टी बाई ई। और आई का वैल्यू कितना दोस्तों, 1 एम्पियर है, इंटू टाइम कितना है 16 सेकेंड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसी को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/1.6 इंटू 10 का पावर -19। यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, जीरो लगाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 कितने टाइम देगा दोस्तों, 10 टाइम जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 10 इंटू 10 का पावर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर प्लस में 19। तो 10 का पावर कितना हो गया दोस्तों, 10 का पावर 20 हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 वाट। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होगा दोस्तों जब हम इसको तब हम इसको क्या करेंगे, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। तो हम इसको प्लस कर देते हैं, 5 रेजिस्टेंस है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 5 और 5। तो 5 से 5 कट के कितना आ गया, हमारे यहाँ पे ए कॉम आ गया सर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन कहा जाए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12 एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, नहीं ये होता है ना। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखनी है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, रो एल बाई आर। ठीक है, क्लियर है। Another conductor of length L and resistance are of the same material has area of cross section A निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इज इक्वल टू रो लेंथ को क्या कर दिया गया है, 2 गुना, तो 2L बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस आर ही है। तो यानी कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 इंटू रो एल बाई आर। एंड रो एल बाई आर की जगह में हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 2A आंसर हो गया। क्लियर हुआ होगा आपको ये चीज़। सवाल की तरफ, स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट प्लॉट वी आई ग्राफ यहाँ पे बनाया गया, 3 रजिस्टर को लगाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यू। अच्छा, आपको यहाँ पे पता नहीं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है कि नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए करंट ऊपर है, ये है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यानी कि R निकालनी है तो V बाई आई, यानी कि जितना ज़्यादा करंट उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम करंट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट सबसे कम कहाँ है, तो ये करंट की ग्राफ है। तो करंट सबसे कम देखा जाए इसके पास है, करंट R3 के पास सबसे कम करंट है। फिर करंट सबसे कम किसके पास है, R2 के पास है, फिर R1 के पास है। तो यहाँ पे सबसे करंट जिसकी कम रेजिस्टेंस उसका जाता है, यानी कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, है कि नहीं दोस्तों। R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा R3 में, फिर R2 में, फिर 1, R3 R2 R1, करेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इफ ए करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, कहा जा रहा है कि करंट को 100% इंक्रीज कर दिया गया है। कितना परसेंट दोस्तों, 100% इंक्रीज कर दिया गया है। तो पावर में किस प्रकार से बदलाव आएगा दोस्तों, मान लेते हैं कि पहले पावर जो है, पावर की फॉर्मूला में जानते हैं आई स्क्वायर आर, हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुकी है। तो मान लेते हैं पहले कंडीशन में कि आई था हमारे पास, कितना करंट था, करंट हमारे पास टोटल करंट देखा जाए तो आई था हमारे पास, ठीक है ना। पहले क्या था, फर्स्ट केस में आई थी। सेकंड केस की बात करें तो आई को क्या कर दिया दोस्तों, 100% इंक्रीज कर दिया, यानी कि आई तो था ही, प्लस 100% ऑफ आई, यानी कि 100% ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, आई आई जो हमारे सेकंड केस की बात करें तो आई प्लस आई की 100% क्या होगी दोस्तों, आई ही होगी, है कि नहीं। आई का 100% है तो आई होगा, तो यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा हमारे पास। तो इसी प्रकार से पावर की फॉर्मूला में लगाएंगे तो हमारे पास 2I का स्क्वायर करेंगे इंटू आर, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4I स्क्वायर इंटू आर, 4I स्क्वायर इंटू आर।
यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर, अब जब हम 100% आई की ले लिए हैं इसके साथ ऐड करके, तो पावर हमारे कितने टाइम हो गया दोस्तों, 4 टाइम हो गया, ठीक है नहीं, 4 टाइम हो गया। तो इसी हिसाब से हम देखा जाए दोस्तों परसेंटेज निकालनी है, तो पहले पावर की चेंज निकालेंगे, तो पी परसेंटेज निकालेंगे, पावर की परसेंटेज। तो हमें पावर की परसेंटेज निकालनी है दोस्तों, तो पावर की परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे, फाइनल पावर कितनी है, फाइनल पावर हमारे पास आई 4i² है ना, और इनिशियल पावर कितनी थी दोस्तों, 1i², यानी कि करंट आई थी, इनटू 100, होगी कि नहीं होगी, यानी कि 4 में से 1 गया तो दोस्तों हमारे पास कितना आया, 3 आया, तो 3 इंटू 100, आई को हटा दीजिए, आई से आई कैंसिल करिए, यानी कि 300% पावर इंक्रीज कर जाएगा। जस्ट यहाँ पे देखना ये है दोस्तों, करंट यहाँ पे कितना हो गया, करंट 2 गुना हो गया है, तो पावर यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है ना, 4 गुना है, तो 4 में से हम यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, 3 इंटू 100, 300% इंक्रीज। ठीक, उम्मीद है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। The resistivity does not change if material is changed, temperature is changed, the shape of the resistor is changed, both material and temperature are changed. The resistivity does not change. Resistivity कब चेंज नहीं करेगी, जब हम उसका शेप को चेंज करेंगे, ठीक है ना, बाकी सारे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, 2 रजिस्टर लगे गए हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना, एक के रजिस्टर है 2 ओम और एक की 4 ओम है, तो यहाँ पे टोटल आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 ओम रजिस्टर पे हीट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हीट की वैल्यू निकालने से पहले दोस्तों हमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोल्टेज दे दिया गया है कितना, 6 वोल्ट वोल्टेज दे दिया गया है। तो करंट हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू कितनी होगी, वोल्टेज हमारे पास 6 है, और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों कितना, 6, 6 से कट के 1, रेजिस्टेंस 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल सर्किट पे करंट तो सेम फ्लो करेगा ना, तो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो 1 एम्पियर का हमारे यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया। तो अब लगा देते हैं हीट का फॉर्मूला, I²RT, हीट इज इक्वल टू I², करंट कितना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर, रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, टाइम कितनी है 5 सेकेंड, 1 का तो 1 ही रहने वाला है, 4 5 20, यानी कि 20 जूल का यहाँ पे हीट डिसिपेटेड होगा किस पे, 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नो वेक्टर, समटाइम स्केलर वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होती है, ये क्या होती है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 मिली वोल्ट होती है 10⁻⁻⁻ वोल्ट के। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। यहाँ पे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, तो हम जानते हैं दोस्तों हमारे पास जो टर्मिनल होती है बैटरी की, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ट्रांसफर करता है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, एंड करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, एंड हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाती है, यानी कि अगर जो करंट हाई से लो की तरफ जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई की तरफ जा रही होगी। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, कंफ्यूज होने वाली कोई सवाल ही नहीं होनी। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, हीटिंग एलिमेंट जो होती है आयरन की, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो दोस्तों वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, नाइक्रोम यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज 0, तो देखिए इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। रेजिस्टेंस इंसुलेटर की बात किया जाए तो उसमें करंट हाईली बात की जाएगी क्या, इंसुलेटर करंट को थोड़ी ना कंडक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस यहाँ पे किसी प्रकार की बात ही नहीं, 0 होगी, ठीक है ना। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड होती है, पहले ही बताया हमने दोस्तों कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ये थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, और ये लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये डिपेंड करेगी, ओके। और दूसरा एक और पॉइंट है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर जो ये कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के केस में दोस्तों जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाती है। यही हम सेमी कंडक्टर की जब बात करते हैं दोस्तों,
सेमीकंडक्टर की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। यही हम एलॉय की बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेम रहेगा, लगभग इक्वल रहती है, ठीक है ना, हल्की सी इंक्रीज करती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली कौन मैच नहीं है, तो ये एन इलेक्ट्रिक सेल, रजिस्टर, ओपन प्लग। तो दोस्तों ये ओपन प्लग नहीं है, ये क्लोज प्लग है, ठीक है ना, तो यही करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। इसकी करेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ओपन प्लग। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू, हम दोस्तों जानते हैं V स्क्वायर बाई R होती है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर के पास जाएंगे तो वहां पे आपको एक यूनिट मिलेगी जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिक यूनिट एनर्जी की होती है किलोवाट आवर, ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो 1 किलोवाट आवर को जब हम कन्वर्ट करते हैं जूल में, इसकी स्मॉलर यूनिट होती है एनर्जी की। तो दोस्तों हम कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है, और 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हमारे पास आ जाता है। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो ये वैल्यू आती है। एंड यहाँ पे आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा गया तो वो होता है किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे बिल वगैरह जो जनरेट होती है, इसी के हिसाब से यूनिट उठती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। कंबाइंड रेजिस्टेंस तीनों की क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 3। सेम दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि कितने दोस्तों, 11/6, यानी कि 6/11 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है दोस्तों, लेस देन 1 ओम आ नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 50 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर, ठीक है ना। तो करंट दे दिया गया है, हमें पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू होता है दोस्तों VI, ठीक है ना। तो P इक्वल टू वोल्टेज 220 वोल्ट और करंट है कितना 0.5 इक्वल टू 220 इंटू 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, तो 110 वोल्ट आ गया, कितना गया 110 वाट पावर हमारे यहाँ पे आ चुका। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। सॉरी ये -6 जूल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये होगी, ये नहीं होगी, इसकी पावर माइनस में, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस को फिल किया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन कभी नहीं किया जाएगा, हीलियम एंड नियन, नियॉन एंड आर्गन, आर्गन नाइट्रोजन। तो नियोन एंड आर्गन को फिल किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का नोबल गैस है, नोबल गैस किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यही हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको एक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन ए 4 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विल बी। तो देखिए हीट हमको यहाँ पे दिया गया 100 जूल, ठीक है, रेजिस्टेंस हमको दे दिए गए यहाँ पे 4 ओम, 4 ओम, और टाइम हमें यहाँ पे कितना दे दिया गया दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम दे दिया गया है। H इज इक्वल टू I² RT होती है कि नहीं होती है, लेकिन इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि करंट हमारे पास नहीं है। तो हम चलते हैं दूसरे के पास, H इज इक्वल टू V² R इंटू लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है दोस्तों, रेजिस्टेंस निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो V² इज इक्वल टू H इंटू R बाई, तो हीट हमारे पास कितना है दोस्तों 100 जूल है, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 4 ओम है, और टाइम हमारे पास 1 सेकंड है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएगा दोस्तों 100 और 400 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये V² इज इक्वल टू 400 है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 400 का √, यानी कि 20, ठीक है ना। 20 वोल्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।